Welcome learners to Unacademy. So today we will discuss DFA and NFA. ओके, तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएफए और एनएफए। इसकी स्टार्टिंग ही इस टॉपिक से होती है, तो कहीं ना कहीं इस पे बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो आगे चल करके आपको डीएफए और एनएफए अगर आपको आ गया तो टॉक समझ लो आधा आ गया आपको। तो वही चीज आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। यस, ठीक है। तो आई थिंक ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी होगी आप लोगों को, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है अनअकैडमी प्लस में हाल ही में, और इसकी सिर्फ एक क्लास हुई है कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क की। तो अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपना लॉस ना करें, जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि सिर्फ एक लाइव क्लास हुआ है और एक ही सेशन हुए हैं, और ये जल्दी जल्दी से आपको खत्म करना है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च है और इसकी क्लासेस हो भी रही हैं। आज इसकी दूसरी लाइव क्लास है, कब होगी? 8:30 PM पे होगी। तो फ्री लाइव क्लासेस तो लेते ही रहना है आपको, ये कोर्सेज भी करने हैं जो कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड होते हैं और अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल है, राइट। अपकमिंग कोर्सेज क्या क्या है, तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के बाद मेरे क्या क्या कोर्सेज आएंगे, तो डेटा बेसिस में कंप्लीट करवाऊंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से कवर करवाया जाएगा। ओके, तो अभी 25 अक्टूबर से तो ये मेरा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। फिर 3 नवंबर से कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा। 16 नवंबर से डीबीएमएस स्टार्ट होगा। एंड देन 2 दिसंबर से मॉक टेस्ट कोर्स होगा। फिर 5 दिसंबर से सुपर 30 डेज का क्रैश कोर्स। एंड देन 3 जनवरी को टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और सुपर रिवीजन सीरीज कोर्स 10 जनवरी। तो ये सारे कोर्सेज मेरे अनअकैडमी प्लस पे आने वाले हैं और अभी ये चल रहा है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, आपको रेफरल कोड यूज करना है हेलो सोनू 01, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। ओके, तो फटाफट से आज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज दूसरी क्लास है इसकी 8:30 PM पे। जो पहली क्लास मिस होगी उसकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एनएफए और डीएफए के बारे में, तो ये आप मुझे बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। 38% लोगों का सही आंसर है, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका आंसर ऑप्शन ए क्यों होगा, क्योंकि आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था। तो पहली बात तो ये कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या था कि एनएफए जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है डीएफए से, बट डीएफए जो होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है एनएफए से। ये गलत बात कर दी इन लोगों ने। अब एनएफए और डीएफए दोनों का पावर सेम होता है। अगर कोई भी दो मशीन है उसके पावर को कैसे मेजर किया जाता है, लाइक ये डीएफए है और ये एनएफए है, तो डीएफए भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है और एनएफए भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है, क्योंकि टोटली ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है। तो जो जितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को मशीन जनरेट करता है वो उसकी पावर होती है। तो ये कितने लैंग्वेजेस को जनरेट करता है? 1। ये भी 1, मतलब कि दोनों की पावर इक्वल होगी, यानी कि दोनों में से कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, दोनों इक्वल है पावर में, क्योंकि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय डीएफए एंड एनएफए इज सेम एंड दैट इज वन एंड ओनली वन रेगुलर लैंग्वेज। सो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और दैट इज वाई इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा गया था।
सेकेंड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि एनएफए विल रिस्पॉन्ड फॉर ओनली वैलिड इनपुट्स एंड नो नीड टू रिस्पॉन्ड फॉर इनवैलिड इनपुट्स। बोला जा रहा है कि जो एनएफए होता है सिर्फ वैलिड के लिए काम करता है, इनवैलिड के लिए काम नहीं करता है। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एनएफए में कोई डेड स्टेट का कंसेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बोला गया है कि स्टार्टिंग विद 1 से आपको बनाना है डीएफए और एनएफए भी बनाना है। तो अगर डीएफए बनाना होगा स्टार्टिंग विद 1 से, तो आप क्या करोगे कि एक इनिशियल स्टेट लोगे और 1 से स्टार्ट करोगे और यहाँ पर आपका फाइनल स्टेट होगा और इनपुट अल्फाबेट है 0 और 1 पे। तो क्योंकि ये डीएफए है तो ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बट अगर ये 0 से स्टार्ट होने की कोशिश करेगा तो ये डेड स्टेट में चला जाएगा। और डेड स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो कभी भी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकता। और डेड स्टेट हमेशा लूप बनाता है दोनों इनपुट अल्फाबेट्स पे, ठीक है। और ये हो गया आपका डीएफए का आधा कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि जो इनिशियल स्टेट ए है वो 1 पे इधर से स्टार्ट हो रहा है, पर अगर वो 0 से स्टार्ट होगा तो वो डेड स्टेट सी में चला जाएगा। तो बी जो है वो 0 और 1 पे मूव कर सकता है ना। तो स्टार्टिंग विद 1 का डीएफए ये बनेगा जहां पे ये आपका डेड स्टेट है। पर एनएफए देखो इसका कैसे बनेगा, सेम इसी लैंग्वेज का एनएफए कैसे बनता है देखते हैं। तो ये ए हुआ, स्टार्टिंग इसकी 1 से हो रही है और एंडिंग यहाँ पे इसकी 0 और 1 से हो जाएगी। तो बस देखो यहाँ पर स्टार्टिंग विद 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे कोई डेड स्टेट नहीं है, यहाँ पे डेड स्टेट है, क्योंकि डीएफए ये बोलता है हमें कि हर एक इनपुट पे हमें मूव करवाना पड़ेगा हर एक स्टेट को। यानी कि अगर यहाँ पे ए और बी दो स्टेट हैं तो ए को 0 पे भी मूव करना होगा, 1 पे भी मूव करना होगा। इसीलिए वो 0 पे मूव करता तो ऑब्वियसली उसको डेड स्टेट में जाना ही पड़ेगा। बट एनएफए में ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको 0 पे मूव करना ही पड़ेगा। 0 इज इनवैलिड इनपुट, 0 पे उसको मूव करने का मन नहीं है, उसका काम सिर्फ 1 से है। तो इसलिए इसने सिर्फ वैलिड इनपुट को रिस्पॉन्ड किया और इनवैलिड इनपुट को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए, जो बिल्कुल सही लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर देखिए कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेड स्टेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट इन एनएफए। बिल्कुल सही है, एनएफए में डेड स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, एनएफए में कॉम्प्लीमेंट का भी कोई कंसेप्ट नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट डीएफए में होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि एनएफए एक पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम है जहां पे हम मल्टीपल थ्रेड्स को कंकरेंटली रन कर सकते हैं। अब कैसे, देखो यहाँ पर आप देखो कि एनएफए हम बना रहे हैं एक तरीके से, और एनएफए यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है कि 1 यहाँ पे इस स्टेट पे भी जा रहा है, 1 यहाँ पे इस स्टेट पे भी जा रहा है। होता है ना कि एनएफए में क्या हो सकता है, एनएफए में एक ही इनपुट पे हम मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं। बिल्कुल सेम इनपुट पे हम मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं। तो ये क्या होगी, पैरेलल कंप्यूटिंग हो गई। दैट इज व्हाई एनएफए इज गुड फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम बट डीएफए नॉट। तो ये थे आपके बेसिक डिफरेंसेस एनएफए और डीएफए के। तो मैंने क्या क्या आपको डिफरेंसेस बताए एनएफए और डीएफए के बारे में, फटाफट से मुझे बताइए। एनएफए और डीएफए के बीच में जो डिफरेंस था वो बताना होगा आपको। यस बताइए। डीएफए कॉम्प्लीमेंट समझ नहीं आया। डीएफए कॉम्प्लीमेंट यही है कि डीएफए का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एनएफए का नहीं बन सकता है। अब डीएफए का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, जैसे कि आपको डीएफए में दे रखा है कि स्टार्टिंग विद 1 ही होना चाहिए, उसका अभी मैंने डीएफए बनाया था। तो स्टार्टिंग अगर 1 से होगी तो एंडिंग 0 और 1 से हो सकती है, और स्टार्टिंग 0 से होने की कोशिश भी करेगा तो डेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, दिस इज सॉरी डेड स्टेट, नॉट ये फाइनल स्टेट है, ये डेड स्टेट है। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, डीएफए का जब कॉम्प्लीमेंट मशीन बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो फाइनल स्टेट होता है उसको नॉन फाइनल बना देते हैं और जो नॉन फाइनल स्टेट होता है उसको फाइनल बना देते हैं। तो आप देखो ये जो आपका इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट बन जाएगा, ये आपका जो नॉन फाइनल है वो नॉन फाइनल जो है वो ऐसा बन जाएगा, राइट, फाइनल बन जाएगा। और यहाँ पे एनएफए में ओनली 1 स्टेट होगी, डीएफए में दोनों स्टेट लेनी है। यस, तो इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज करते हैं हम फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स को, राइट। ये जब फाइनल स्टेट था इसको हमने नॉन फाइनल बना दिया, बट क्या इसमें एरोज भी चेंज होंगे तो वो भी देखते हैं।
तो सबसे पहली बात ये है कि कॉम्प्लीमेंट वाला एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो टेंशन मत लो। पर बेसिकली इतना आप ध्यान में रखो कि जो मैंने डिफरेंस बताया इस क्वेश्चन से वो ध्यान में रखिए कि एनएफए और डीएफए में मैंने पहला डिफरेंस ये बताया कि इसमें डेड स्टेट नहीं होता, इसमें डेड स्टेट होता है। दूसरी बात ये कि इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता, इसमें बनता है। तीसरी बात ये होती है कि एनएफए में पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, इसमें नहीं होती है। फोर्थ में हमने ये बताया कि एनएफए में मल्टीपल मूव्स भी होते हैं पर इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब कुछ हमने बता दिया है ना। तो ये डिफरेंसेस, हाँ, दोनों की पावर इक्वल होती है, पावर इक्वल है, पावर इक्वल है। और सेवेंथ इंपॉर्टेंट बात, ये भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है, ये भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है। ये दोनों इसकी सिमिलैरिटीज थी और ये चार इसके डिफरेंस है। तो ये आपको बस इतने से याद रखना है, इस क्वेश्चन से आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम एनएफए एंड डीएफए। चलिए देखते हैं। यस, एनएफए एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करता है, डीएफए एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी एक बहुत अच्छा डिफरेंस बताया आपने। तो 37 लोगों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। 35%, सॉरी, 35% लोगों के सही आंसर आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो एनएफए जो है वो स्लोअर होता है प्रोसेस में और उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मेमोरी यूज करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि एनएफए क्या होता है कि वो स्लोअर होता है, ये कहना गलत होगा। उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मेमोरी यूज करता है, ये कहना गलत होगा। डीएफए इज फास्टर टू प्रोसेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजेस लेस मेमोरी देन एनएफए। तो दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गलती है। ये कहना बिल्कुल सही है कि एनएफए स्लो होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन लेस मेमोरी यूज करता है, मोर मेमोरी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसका रीजन क्या है, तो एनएफए जब स्ट्रिंग्स को कंप्यूट करता है तो वो पैरेलल पाथ्स लेता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एनएफए की हम बात करें तो एक स्टेट एक ही इनपुट पे दो दो स्टेट में जा सकता है ना। फॉर वन इनपुट इट कैन गो टू मल्टीपल स्टेट्स। तो ये पैरेलल पाथ्स लेता है, तो वी यू कैन सी दैट एंड मेक डिफरेंट कॉपीज ऑफ इनपुट एंड गोज अलोंग डिफरेंट पाथ्स इन ऑर्डर टू सर्च फॉर द रिजल्ट। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वो क्या करता है, डिफरेंट कॉपी बनाता है इनपुट का। तो जीरो का डिफरेंट कॉपी बनाया और डिफरेंट पाथ पे वो जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंसेस क्रिएट होती है इन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डीएफए एंड एनएफए। बल्कि वही हम डीएफए की बात करें तो डीएफए में क्या होगा कि एक स्टेट एक इनपुट पे एक ही स्टेट पे जा सकता है, मल्टीपल स्टेट्स में नहीं जा सकता। इसीलिए एनएफए जो होता है वो आपका स्लोअर होता है और डीएफए स्लोअर नहीं होता है। अब ये सवाल उठता है कि एनएफए जो होता है वो लेस मेमोरी कैसे यूज करता है। तो एनएफए कैन बी मोर मेमोरी एफिशिएंट बिकॉज दे कैन इनकोड बिग ओ टू की पावर एन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन बिग ओ एन स्पेस। जब बात करते हैं डीएफए की तो डीएफए के पास भी एन नंबर के स्पेसेस ही होते हैं और एनएफए के पास भी, दोनों के पास स्पेस कितना अवेलेबल है, इतना ही है। पर डीएफए इसमें से सिर्फ एन स्पेस का ही यूज कर पाता है, ओके। और एनएफए जो है वो टू की पावर एन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बना पाता है इस ही स्पेस में। तो कौन ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, इतने कम स्पेस में इसने इतना यूज कर लिया, बल्कि डीएफए सिर्फ एन ही यूज कर पा रहा है। तो मेमोरी को कौन अच्छे से यूज कर रहा है, एनएफए यूज कर रहा है। दैट इज व्हाई एनएफए यूजेस लेस मेमोरी देन डीएफए।
ये बात क्लियर हो गई। और इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि एनएफए में डेड स्टेट नहीं होता है, बल्कि डीएफए में डेड स्टेट होता है, और डेड स्टेट बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है, इसीलिए एनएफए इज यूजिंग लेस मेमोरी हियर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्यों होगा। और एनएफए स्लोअर इसलिए होता है प्रोसेस में क्योंकि वो एक ही इनपुट पे मल्टीपल पाथ्स लेकर के चलता है, बल्कि डीएफए एक इनपुट पे एक ही पाथ लेकर के चलता है। डीएफए आपका लेस मेमोरी यूज नहीं करता, वो ज्यादा मेमोरी यूज करता है क्योंकि वो डेड स्टेट का यूज भी करता है। ठीक है, यस। तो यहां से बस आपको और भी कुछ डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे डीएफए और एनएफए के बारे में। तो डीएफए और एनएफए के बारे में क्या यूज हुए, देखो एनएफए में आप एप्सिलॉन मूव भी कर सकते हो, पर यहाँ पे आप एप्सिलॉन मूव नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मन होगा तो छोड़ देंगे, इनपुट नहीं लेंगे, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये लेस स्पेस का यूज कर रहा है। ठीक है, लेस स्पेस का यूज कर रहा है, यानी कि लेस मेमोरी ले रहा है, लेस मेमोरी ले रहा है। अगर हम बात करें डीएफए की, तो डीएफए में क्या होता है कि आप डेड स्टेट लेते हो तो डेड स्टेट जो है वो डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करता है, बल्कि यहाँ पर आपका कोई भी डेड स्टेट नहीं होता है, तो ये आपका डिफरेंट मेमोरी नहीं एलोकेट करता है, इसलिए यहाँ पे लेस मेमोरी लगती है। डीएफए में क्या होता है कि एक इनपुट पे, ठीक है, एक ही स्टेट पे जा सकते हो, बल्कि यहाँ पे एक इनपुट पे मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हो, इसीलिए ये स्लोअर होता है प्रोसेस में और ये फास्टर होता है। तो इतना बस आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो डीएफए इज फास्टर एंड एनएफए इज स्लोअर। डीएफए लेस स्पेस यूज करता है कि मोर, तो मोर स्पेस यूज करता है, ये लेस स्पेस यूज करता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन, जिसमें कि आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो 18% लोगों का सिर्फ सही आंसर है। देखते हैं यहाँ पर, वंस प्रीवियस स्लाइड वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको बताए गए हैं, ये वाली स्लाइड की बात कर रही हैं कि इस वाले की, आई थिंक ये वाले की, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि आपको पूछा गया था कि डीएफए आपको दिया हुआ है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके पास 1 है एट द सेकेंड लास्ट पोजिशन, सेकेंड लास्ट पोजिशन पे 1 आनी चाहिए। तो ये क्या डीएफए ये शो कर रहा है ऐसा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग प्रपोजिशन है, ये डीएफए है ही नहीं। पहली बात तो ये हो जाती है, ये डीएफए तो है ही नहीं। ये डीएफए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो क्यू नॉट स्टेट है वो 1 इनपुट पे अपने आप पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है, मतलब कि ऑन 1 इनपुट इट इज गोइंग टू मल्टीपल स्टेट्स, दैट इज एनएफए नॉट डीएफए, क्योंकि डीएफए तो एक इनपुट पे एक ही स्टेट पे जाता है, इसलिए द प्रपोजिशन इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए हम समझते हैं, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंटेशन हम डीएफए का कैसे कर सकते हैं। जैसे एनएफए में तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है, डीएफए में कैसे हो सकती है वो देखना बहुत जरूरी है। तो लेट सपोज मान लो कि यहाँ पे हम एक ऐसा डीएफए बनाने वाले हैं जो एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, तो एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, राइट। तो इसका डीएफए हमें बनाना है और इनपुट अल्फाबेट हम यहाँ पे लेते हैं ए बी, ए कॉमा बी। तो यहाँ पर आप देखिए हमने 2 स्टेट बनाए हैं, एक फाइनल होगा एक इनिशियल स्टेट होगा, और ये जो है वो ए कॉमा बी पे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ए कॉमा बी पे यहाँ पे जा रहा है।
ऐसा करके। तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो डीएफए मैंने बनाया है वो सही है कि गलत है? ये इवन लेंथ को एक्सेप्ट करेगा? आप ही देखो, ये अकेला ए को एक्सेप्ट कर रहा है, ये अकेले बी को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये तो ऑड लेंथ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ऑड लेंथ का डीएफए हमने बनाया है। ठीक है, दिस इज ऑड लेंथ डीएफए, क्योंकि वो अकेले ए को अकेले बी को एक्सेप्ट कर सकता है, वो यहाँ पर डबल ए को नहीं कर सकता। देखो ये ए गया, ये ए यहाँ पे आया, तो डबल ए आपका फाइनल स्टेट पे नहीं आ रहा, डबल बी भी आपका फाइनल स्टेट पे नहीं आ रहा। ठीक है, पर हाँ ए ए एंड ए, ट्रिपल ए आपका एक्सेप्ट हो रहा है, ये फाइनल स्टेट पे आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने मोटा मोटी यहाँ पर एक ऐसा डीएफए बनाया जो ऑड लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। और अब मैं चाहती हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट करूं। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस इनिशियल को फाइनल बनाना है, और यहाँ पर इसको फाइनल बनाना है और इसको नॉन फाइनल बनाना है। तो आप देखो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा फाइनल स्टेट और ये हो जाएगा आपका नॉन फाइनल स्टेट। तो ये आपका कुछ ऐसा बना ए कॉमा बी और ए कॉमा बी। तो अब आप देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अब कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि ये सिंगल ए को अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, पर ये डबल ए को एक्सेप्ट कर पा रहा है, सी ए एंड ए, है ना। तो ये इवन लेंथ का डीएफए बन गया और ये ऑड लेंथ का डीएफए। सो वी हैव कॉम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर डीएफए एंड कंस्ट्रक्टेड अ डीएफए दैट इज एक्सेप्टिंग द इवन लेंथ स्ट्रिंग्स। ये बात क्लियर हुई है सभी लोगों को? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं कि कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए कैसे होता है? कॉम्प्लीमेंट में डेड स्टेट भी नॉन फाइनल से फाइनल हो जाती है, बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो फाइनल स्टेट्स आप यहाँ पर नॉन फाइनल बनाओ और नॉन फाइनल को फाइनल बनाओ, बस इतना ही होता है। रिवर्सल ऑफ डीएफए एक अनदर टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो ट्रांजिशंस होती है उनको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी बेसिकली ये देखा कि कॉम्प्लीमेंटेशन अगर करना हो डीएफए का तो कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए। तो हमने पहले एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें कि हम इवन लेंथ के स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं ओवर इनपुट अल्फाबेट 0,1। और अगर इवन लेंथ के स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो हम ये ही कोशिश करेंगे कि हमारा सिंगल ए एक्सेप्ट ना हो। और अगर सिंगल ए एक्सेप्ट ना हो इसका मतलब कि पहले वाले को फाइनल बनाओ, और मैं चाहती हूँ डबल ए एक्सेप्ट हो। तो डबल ए को एक्सेप्ट करना है तो सिंगल ए यहाँ जाएगा और दूसरा वाला ए फाइनल स्टेट के पास आएगा। और ए कॉमा बी मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब आप देखो यहाँ पर कि क्योंकि इवन लेंथ का स्ट्रिंग है तो डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, 4 ए एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट, होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ए और ए एक्सेप्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 4 टाइम्स ए भी एक्सेप्ट होगा, आप देख सकते हो। ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है कि यहाँ पे बी है, ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, यस। तो ये सभी इवन लेंथ के स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है इस पर्टिकुलर डीएफए का। तो कुछ नहीं करना, नॉन फाइनल को फाइनल बनाना है और यहाँ पर फाइनल को नॉन फाइनल बनाना है। तो 1 सेकेंड, सॉरी, जो आपका इनिशियल स्टेट था वही फाइनल था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नॉन फाइनल करना होगा और इसको फाइनल करना होगा। तो ये हमने कर दिया और ट्रांजिशंस वही सेम रहेंगी। तो अब देखो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, अब ये सिंगल ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये सिंगल बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है ना, जो ये नहीं कर पा रहा था। अब ये सिंगल डबल ए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, हाँ ट्रिपल ए को कर लेगा, हाँ यहाँ पर ए बी ए को कर लेगा। तो सारे अब ऑड लेंथ के स्ट्रिंग को ये जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस डीएफए का कॉम्प्लीमेंट किया। क्लियर हो गई ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। पर एनएफए में अगर हम यही काम करें तो क्या होगा? एनएफए में ये काम नहीं हो पाएगा, गलत आने लगेंगी लैंग्वेजेस, इसलिए एनएफए में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि ये इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फाइनाइट ऑटोमेटा का एप्लीकेशन है। यस बताइए, जो भी डाउट है फटाफट से बताओ।
हाँ, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड हो गया इसका राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट एनएफए में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा का, तो कंपाइलर डिजाइन है। ये कंपाइलर डिजाइन के पहले फेज यानी कि लेक्सिकल एनालिसिस में हम फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को जनरेट कर सकें। ग्रामर और पार्सर्स में भी फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज होता है क्योंकि जो ग्रामर्स होती हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती हैं और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम पार्सर में यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होती हैं, तो वो एक तरीके से उनका सुपर सेट बना रही है फाइनाइट ऑटोमेटा का। और इसीलिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा के कुछ प्रिंसिपल्स को भी ग्रामर्स में यूज करते हैं, रेगुलर ग्रामर भी होते हैं उसमें। टेक्स्ट सर्च, टेक्स्ट के सर्चिंग में जैसे कि लेक्सिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सर्च करते हैं, तो तभी तो स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट होता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द मेंशन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा के सारे एप्लीकेशन हैं। कंपाइलर डिजाइन टोटली आपका फाइनाइट ऑटोमेटा पे डिपेंड करता है, तो चाहे वो उसका पार्सर हो, लेक्सिकल एनालिसिस फेज हो या कुछ भी हो। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The sum of minimum and maximum number of final states for a DFA n states is equal to 65% लोगों का सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ए n+1 होगा। देखो मिनिमम कितने फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं किसी भी डीएफए में। अब लेट सपोज मान लो कि हमारे पास एक डीएफए हमने बनाया जिसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो 1 से हो रही है, तो 0 से स्टार्ट होगा तो डेड स्टेट पे चला जाएगा, और स्टार्टिंग 1 से होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा और बाद में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मिनिमम देखो हर एक डीएफए में कम से कम एक स्टेट तो चाहिए, कम से कम एक फाइनल स्टेट तो चाहिए, तो मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। मैक्सिमम में क्या हो सकता है कि सारे फाइनल स्टेट बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे फाइनल स्टेट बन सकते हैं। तो इससे अब इसका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा कि हाँ अब ये 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, पर है तो डीएफए ना। तो इसीलिए मैक्सिमम n नंबर के स्टेट्स हो सकते हैं, यानी कि अगर n नंबर के स्टेट्स हैं तो सारे यहाँ पर फाइनल बन सकते हैं। तो n+1 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर रिवर्सल ऑफ डीएफए। अभी हमने कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए डिस्कस किया था, अब हम रिवर्सल ऑफ डीएफए को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि डीएफए को रिवर्स करने के बाद डीएफए मिले ये जरूरी नहीं है, डीएफए को रिवर्स करने के बाद एनएफए भी मिल सकता है। तो अभी हम एक ऐसा एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें कि जो स्ट्रिंग होगा वो स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। ठीक है, स्टार्टिंग विद ए, हम ऐसा स्ट्रिंग का डीएफए बनाएंगे। तो अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो एंड में ए और बी कुछ भी आ सकता है, अगर इनपुट अल्फाबेट आपका ए बी है, और अगर बी से स्टार्ट करेगा तो ये डेड स्टेट पे चला जाएगा। तो ये हमने डीएफए बनाया और इस डीएफए को अब रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने पे क्या होगा, तो रिवर्सल भी जब हम करते हैं ना तो उस केस में भी क्या होता है कि जो फाइनल होती है वो नॉन फाइनल बन जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि फाइनल स्टेट को हमें इनिशियल स्टेट बनाना होगा और वाइस वर्सा करना होगा, पर थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिफरेंट है, वो चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखो कि जो आपका इनिशियल स्टेट है वो फाइनल बन जाएगा, तो हमने इसको फाइनल बना दिया, और जो आपका फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट बन जाएगा, यानी कि ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये एरो उसी के साथ होता है जो इनिशियल स्टेट होती है। बाकी ये जो स्टेट है वो एज इट इज रहेगा नीचे वाला। ठीक है, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो एरोज है ना उनके साइंस भी चेंज होंगे। ये ए यहाँ पे जा रहा है ना, नहीं ये ए अब यहाँ पे ऐसे उल्टा जाएगा, ये बी नीचे की ओर जा रहा है, नहीं ये बी ऊपर की ओर जाएगा। दिस इज द रिवर्सल ऑफ डीएफए। और ये जो लूप्स है ना वो एज इट इज रहेंगे, दैट इज ए कॉमा बी, ए कॉमा बी।
तो ये हमने डीएफए को रिवर्स कर दिया। बट क्या ये जो रिजल्ट निकल करके आया है क्या ये डीएफए है? तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो स्टेट ए है हमारा वो कहीं पे मूव ही नहीं कर रहा है, ये ना तो इनपुट ए पे मूव कर रहा है ना ही इनपुट बी पे मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट डीएफए, दिस इज एनएफए। और एनएफए में डेड स्टेट का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम हटा देंगे एंड वी कैन से नाउ कि हाँ दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद ए। यू कैन सी ना कि इनिशियल स्टेट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिवर्सल हमने किया डीएफए का एनएफए में, ये कुछ इस तरीके से था जहां पे स्टार्टिंग यहाँ पे तो ए से हो रही है पर यहाँ पे स्टार्टिंग अब किसी से भी हो सकती है। दैट इज द रिवर्सल ऑफ डीएफए, जिसमें कि डीएफए का रिवर्सल एनएफए भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा फाइनाइट स्टेट मशीन इज अ वैलिड मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट्स द सेम लैंग्वेज एज डी, जो बिल्कुल सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा जैसे कि डी कर रहा है। रिवर्सल कब करते हैं? जब आपको बोला जाए। जब आपको बोला जाएगा तब आप रिवर्सल करेंगे, है ना? ठीक है, तो 43% लोगों का सही आंसर आया है। दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका रीजन क्या है। अगर आप ऑप्शन बी और सी को देखोगे तो वो इनवैलिड है। क्यों? क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं बी को। देखो यहाँ पे भी अगर आप अकेले बी को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर आप अकेले बी को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करोगे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फाइनल स्टेट है। पर क्या यहाँ पे कोई अकेला बी एक्सेप्ट हो रहा है अपने गिवन वाले डीएफए में? नहीं हो रहा। ये तो कोई नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। हमें एक बी ए लेना पड़ेगा तभी हमें बी मिलेगा, एक ए लेना पड़ेगा तभी बी मिलेगा और एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब कि सी और बी जो है वो बिल्कुल भी अपने गिवन डीएफए से इक्वल नहीं है ना? ऑप्शन डी इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ऑप्शन डी में आप देखिए कि बी बी ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, पर अपने गिवन वाले डीएफए में बी बी ए तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। राइट, बी के बाद ए को लाना ही पड़ेगा, लगातार दो बी नहीं आ सकता। मतलब कि आपका जो गिवन डीएफए है वो बी ए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन डी कैसे आंसर हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्योंकि ऑप्शन ए को आप ध्यान से देखो और इस गिवन डीएफए को ध्यान से देखो। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। कैसे? तो आप देखिए पी क्यू आर लिखा हुआ है, बी बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बी बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लूप यहाँ पे भी, लूप यहाँ पे भी है। बस नीचे क्या हुआ कि जो दोनों फाइनल स्टेट थे उन दोनों को मर्ज कर दिया है एक ही में। क्यों? क्योंकि इनके सेम टाइप के इनपुट्स थे। ये भी ए बी पे लूप बना रहा है, ये भी ए बी पे लूप बना रहा है, ये भी ए पे यहाँ पे आ रहा है, ये भी ए पे यहाँ पे आ रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको एक ही स्टेट में मर्ज कर दिया और दोनों ए को यहाँ पे लाने लग गए। तो इससे भी वही स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, इससे भी वही स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। देखो, ये भी देखो, यहाँ पर सिंगल ए को एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी यहाँ पे सिंगल ए को एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी बी ए को एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी बी ए को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो सारे स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं। दैट इज वाई इट इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक। अब इसका आंसर मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा 5 टपल फाइनाइट ऑटोमेटा का पार्ट नहीं होता है?
यस, बहुत जल्दी। फिफ्टी परसेंट लोगों का राइट आंसर आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज आउटपुट अल्फाबेट नाम का कोई भी यहाँ पे शख्स नहीं होता है डीएफए में या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को 5 टपल से डिफाइन किया गया है, दैट इज क्यू, जिसमें कि फाइनाइट नंबर के सेट्स स्टेट्स होते हैं। सिग्मा होता है इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा होता है ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट और एफ होता है फाइनल स्टेट, जिसको एक्सेप्टेंस स्टेट भी कहते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के ये जो 5 टपल्स होते हैं वो डीएफए में कैसे दिखते हैं और एनएफए में कैसे दिखते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो डीएफए में भी क्यू होता है, सिग्मा होता है, डेल्टा होता है, ठीक है, क्यू नॉट होता है, एफ होता है। एनएफए में भी ये पांचों चीजें होती हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन का। इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन होती है वो ये बताती है कि एक स्टेट क्यू एक इनपुट अल्फाबेट को देख करके किसी एक ही स्टेट में जाएगा, बल्कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो ये बोलता है कि एक स्टेट क्यू एक इनपुट अल्फाबेट को देख करके मल्टीपल स्टेट्स में जा सकता है ना। अगर मैं एक स्टेट बनाऊं दैट इज क्यू ए, और इनपुट अल्फाबेट हम सिर्फ स्मॉल ए का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेट ए है वो इनपुट अल्फाबेट स्मॉल ए को देख करके किसी एक ही स्टेट में जा सकता है बी पे। दिस इज कॉल्ड डीएफए, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एनएफए की, तो एनएफए में क्या हो कि एक स्टेट ए जो है यहाँ पर एक इनपुट ए को देख करके बी पे भी जा सकता है, ठीक है, ए पे भी जा सकता है, ठीक है, सी पे भी जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर 3 स्टेट्स अवेलेबल है, लेट सपोज मान लो कि यू आर हैविंग 3 स्टेट्स हियर, तो यहाँ पर कितने स्टेट्स पे इनपुट ए पे वो मूव कर सकता है? 2 की पावर 3, यानी कि 8 स्टेट्स पे, है ना। तो 8 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ए इनपुट वहां पे मूव कर सकता है। तो ये था आपका एनएफए का डेफिनेशन, डीएफए का डेफिनेशन। पर आउटपुट अल्फाबेट कुछ नहीं होता। ओके, अ डीएफए कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। डीएफए को कौन से फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर। यस, सी कोड का मतलब सी लैंग्वेज ही होगा। तो डीएफए जो है वो सभी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकती है, सो द आंसर इज नन ऑफ द मेंशन्ड। क्यों? क्योंकि डीएफए को हम ट्रांजिशन ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये जो बनाते हैं वो ट्रांजिशन ग्राफ ही तो है जिसमें कि नोड्स और एजेस का यूज होता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही आंसर होगा, मतलब कि बिल्कुल वो रिप्रेजेंटेशन होगा। ट्रांजिशन टेबल भी होगा। तो लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक डीएफए बनाते हैं, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है और यहाँ पर वो बी से एंड होगा। अगर स्टार्ट होगा बी से तो डेड स्टेट पे चला जाएगा, लाइक दिस करके, और ऐसा करके ये बनेगा स्टार्टिंग विद ए का डीएफए। तो अगर इसका ट्रांजिशन टेबल बनाओगे तो वो कैसे बनेगा? तो ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे क्यू नॉट स्टेट, क्यू वन स्टेट, सॉरी ए बी सी स्टेट है ना, तो ए बी सी स्टेट हम लिख देंगे, ए बी सी स्टेट, और यहाँ पर इनपुट अल्फाबेट स्मॉल ए स्मॉल बी को हम लिख देंगे। तो अब आप देखो कि यहाँ पर जो ए स्टेट है वो स्मॉल ए पे कहाँ मूव हो रही है? तो बी पे मूव हो रही है। स्मॉल बी पे कहाँ मूव हो रही है? तो सी पे। बी स्टेट स्मॉल ए स्मॉल बी पे खुद पे ही मूव हो रहा है, और सी स्टेट खुद पे ही मूव हो रहा है, दोनों पे। तो ये हमने क्या बनाया? ये ट्रांजिशन टेबल हमने बनाया।
ये ट्रांजिशन ग्राफ बनाया, पर ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके डीएफए को, आपके फाइनाइट ऑटोमेटा को। ठीक है, तो यहाँ पर अब सी क्या है? तो सी है सी कोड। तो सी कोड में भी हम यहाँ पर डीएफए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो अब जो यहाँ पे कंपाइलर डिजाइन की अगर हम बात करें, तो कंपाइलर डिजाइन के टोटल 6 फेजेस होते हैं। एक होता है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर होता है सिंटेक्स एनालिसिस जिसको पार्सर भी कहते हैं, फिर होता है सिमेंटिक एनालिसिस, फिर होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, और फिर टारगेट कोड जनरेट होती है। तो जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होती है उसको हम सी प्रोग्रामिंग ही तो देते हैं कि हाँ भाई लो, जैसे कि कोई भी कोड लिया a इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट है। और अब वो लेक्सिकल एनालिसिस को देते हैं जो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट होता है और टोकन में इसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज आईडी इक्वल टू आईडी प्लस आईडी। तो यस वी कैन से दैट कि हाँ जो अपना डीएफए है वो सी प्रोग्रामिंग कोड में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। सो तीनों ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए नन ऑफ द मेंशन इज द राइट आंसर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीएफए को रिप्रेजेंट कर सकता है, ट्रांजिशन ट्री भी, फॉरेस्ट भी, कुछ भी। ये सारे पीवाई क्यों नहीं है? ठीक है, इसमें से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कुछ कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन भी लिए हैं, क्योंकि सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक डायग्राम, फाइनल स्टेट विद लूप एक्स दिस दिस दिस। ठीक है, चलो एट्टी परसेंट लोगों का सही है, वेरी गुड, 80% लोगों का सही है। तो जिसमें ये एरो लगा रहता है, ठीक है, वो होता है इनिशियल स्टेट, और जो डबल वाला होता है सर्कल वो होता है फाइनल स्टेट। तो ये इनिशियल भी है, फाइनल भी है, जिसमें कि एक लूप भी लगा हुआ है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेरी गुड। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, तो किसी भी लो का आंसर नहीं आया? टेलीग्राम चैनल तो नहीं है। हाँ, बट अगर आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, जो नंबर मैंने आई थिंक पिन किया है यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे फ्री लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलती है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट फॉर द लैंग्वेज लेंथ इफ एक्स इज एट मोस्ट 2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, एक तो एप्सिलॉन भी होगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्लीन क्लोजर लगा हुआ है। एक 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक हो सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ, 2 लेंथ से ज्यादा नहीं होगा।
तो या तो 0 लेंथ का हो सकता है, या तो 1 लेंथ का हो सकता है, या तो 2 लेंथ का हो सकता है। तो टोटल कितने स्ट्रिंग्स निकल करके आए? 7। तो 7 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए किसी ने भी नहीं बोला 100% स्टूडेंट्स पूर्ण बहुमत था गलत आंसर का। ऐसा क्यों? जो पूर्ण बहुमत था गलत आंसर का, वो क्यों था? मतलब कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आई होप क्लियर हो गया होगा। 8 निकल करके आया था? नहीं, 8 नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर 7 होगा। अब मुझे इसका आंसर बताइए कि आपको बताना है कि क्लीन क्लोजर की पावर जो है, सॉरी, जो इनपुट अल्फाबेट है उसकी पावर 4 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? 41% लोगों का सही है। प्रीवियस क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बहुत लेट आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लीन क्लोजर को। x इज अ स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन। क्लीन क्लोज, सॉरी, ये जो है क्लीन क्लोजर को बिलोंग तो कर रहा है, पर इनपुट अल्फाबेट की पावर क्या है? 4 है। अब 4 पावर होने का मतलब क्या है कि लेंथ 4 होगा, है ना? और ये क्लीन क्लोजर था तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन भी अलाउड होगा, और लेंथ 4 का होना चाहिए, तो लेंथ 4 का यही सब आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 3 लेंथ का है तो गलत हो गया, ये आपका 2 लेंथ का है तो गलत हो गया, तो एग्जैक्टली लेंथ तो 4 ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। The password to the admin's account administrator. The total number of states required to make a password pass system using DFA would be. 'निशा, श्वेता, विशाल, सुचिस्मिता, प्रतीक्षा, एकता, अंतोरा, खुशबू, सीमा, अमन एंड विजय। ठीक है, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है, देख रही हूँ मैं सबको। लाइव है पर आंसर नहीं करना है, बोला गया आपको आंसर करने के लिए। 44% लोगों का सिर्फ आंसर आया है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 14 स्टेट्स। 14 इसका राइट आंसर क्यों होगा? एडमिनिस्ट्रेटर में कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13। 13 प्लस 1 इज द राइट आंसर। अब देखो ऐसा क्यों, क्यों है ऐसा? क्योंकि पास, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम छोटा सा कोई वर्ड लेते हैं, लेट सपोज किसी का छोटा सा नाम लेते हैं, टी का लेते हैं, टी, ठीक है, टी का हम डीएफए बनाते हैं, तो यहाँ पे टी आना चाहिए, यहाँ पे ई आना चाहिए, यहाँ पे आपका ए आना चाहिए, और टी आपका स्टेट एक्सेप्ट होना चाहिए, टी स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड, तो फिर फाइनल स्टेट बना दिया। तो जब स्ट्रिंग की लेंथ 3 थी तो हमें कितने स्टेट्स लगे? 4 लगे। तो वैसे अगर स्ट्रिंग की लेंथ 13 है तो हमें कितने स्टेट्स लगेंगे? 13 प्लस 1 14 लगेंगे। सो द फॉर्मूला वुड बी n plus 1 states. n is the length of the string which is 13 here, and 13 plus 1 will be the states, that is 14 states in the DFA. क्लियर है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि आपका बेसिक पूरी तरीके से कवर होगा। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा एक्सेप्ट होगा और कौन सा एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए। ओके, तो यहाँ पे 42% लोगों का सिर्फ राइट आंसर है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा एक्सेप्ट होगा स्ट्रिंग, कौन सा रिजेक्ट होगा बाय दी ऑटोमेटन। तो पहले यू को देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है ए बी बी, ए बी ए। तो स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। तो यहाँ पर आपका ए यहाँ पे जा रहा है, फिर हमें डबल बी चाहिए तो लूप तो डबल बी दे ही देगा हमें। फिर उसके बाद हमें ए चाहिए तो ए यहाँ से मिला, और फिर बी ए चाहिए तो बी यहाँ पे गए और ए यहाँ पे गए। हाँ, अंत हमारा फाइनल स्टेट पे हो रहा है। तो यू जो है वो एक्सेप्टेड है, यू इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे ए भी सही बोल रहा है यू के बारे में, बी भी सही बोल रहा है, सी भी, सब बोल रहे हैं कि यू एक्सेप्ट होगा। पर अब हमें वी को चेक करना है, बी ए बी। तो बी यहाँ पे गया और ए यहाँ पे गया और बी यहाँ पे गया और वो इनिशियल स्टेट पे आ रहा है। क्योंकि अंत में फाइनल स्टेट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ऑटोमेटन इज नॉट एक्सेप्टिंग द वी स्ट्रिंग। तो वी तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और ऑप्शन ए बोल रहे होगा, तो गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी बोल रहे वी एक्सेप्ट होगा, गलत हो गया। ऑप्शन सी गलत हो गया क्योंकि वो बोल रहे कि यू भी रिजेक्ट होगा, यू तो एक्सेप्ट हो रहा था। तो आंसर तो यहीं से निकल करके आ गया कि ऑप्शन डी होगा। हमें डब्ल्यू को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर फिर भी हम डब्ल्यू को चेक करते हैं। तो डब्ल्यू ए बी बी को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी आया, नहीं करेगा क्योंकि अंत फाइनल स्टेट से नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ऑटोमेटा यू को एक्सेप्ट कर रहा है पर वी और डब्ल्यू को रिजेक्ट कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को? एनी डाउट? अच्छा, मुझे बताइए कि ए बी बी एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ए बी बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बताइए। नहीं होगा। देखो, ये रहा ए, ये बी और ये बी लूप में ही चला गया। और भी लेते हैं। लेट सपोज बी ए बी ए, बी बी बी, ए बी बी, लाइक दिस। अब मुझे बताओ ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा बाय दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। ए बी बी कैसे होगा एक्सेप्ट? नहीं होगा कुणाल। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग बी है, तो बी से स्टार्टिंग हुई। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी फिर आ गए, फिर यहाँ पे ए आ गए। ठीक है, तो बाबा तो हो गया, बाबा तक हो गया, फिर बी का बना, फिर ए आ गया। यहाँ तक काम हो गया है, फिर बी चाहिए और फिर बी चाहिए। तो यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ पर ए आया और यहाँ पे बी और बी नहीं, यहाँ पे ही हम फंस गए। फाइनल स्टेट आखिरी में नहीं मिला, दैट मीन्स कि नहीं हो। ठीक है, तो इतना घुमा फिरा के चेक करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग जो हो रही है वो डबल बी से हो रही है। आप देख सकते हैं कभी भी एंडिंग डबल बी से होगी। मैंने इससे पहले वाला भी जो स्ट्रिंग आपसे पूछा था वो ए बी बी ही था, जिसकी एंडिंग डबल बी से हो रही थी। यहाँ पे एंडिंग होगी तो वो किससे होगी? सिंगल बी से ही होगी, कभी भी डबल बी से नहीं होगी। तो दैट इज वाई ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। इसको तो वैसे ही आप चेक कर लेते, आपको घुमा फिरा के देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
आज 1.5 घंटे का सेशन है, 2:30 बजे तक सेशन चलेगा, 1 घंटे में नहीं खत्म होने वाला आज की फ्री क्लास, आज मैराथन सेशन है। थर्टी 38% लोगों का आंसर है सही। ठीक है, तो यहाँ पर 38% लोगों का सही आंसर है। तो देखो यहाँ पे गलती क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा 9। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब कैसे, यहाँ पे आपको क्लीन क्लोजर भी दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये क्लीन क्लोजर का मतलब क्या है कि आप एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लीन क्लोजर का मतलब यही होता है, ऑल द स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टिंग रिलेटेड टू 111 एंड 5 × 1 इंक्लूडिंग द एप्सिलॉन सिंबल ऑल्सो। तो पहले तो उसको एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवाओ, यानी कि एप्सिलॉन मतलब कुछ नहीं, पर वो एक्सेप्ट हो रहा है। और जब भी एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवाना हो, इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दो। तो हाँ भाई, पहला वाला तो हमने कर लिया, पर क्या सिंगल वन एक्सेप्ट होगा, नहीं। इसने बोला कि या तो 111 होगा, या तो 5 × 1 एक्सेप्ट होगा, या तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सिंगल वन को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, तो फाइनल स्टेट नहीं बनेगा। 111 एक्सेप्ट होगा, नहीं, क्योंकि 111 ही होना चाहिए, तो ठीक है, फिर फाइनल स्टेट नहीं बनेगा। 111 एक्सेप्ट होगा, हाँ होगा। तो अब जो आपका बनेगा फाइनल स्टेट बनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, जो मैंने यहां तक आपसे पूछा? ठीक है। अब 4 × 1 आपका आएगा। अब 4 × 1 एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 4th 1 के बाद आपका फाइनल स्टेट नहीं बनेगा। हाँ, 5 × 1 अगर बन करके आएगा तो वो एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए अब जो ये 4 1 के बाद 5th 1 आ रहा है, तो वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब 6 × 1 आएगा। देखो 6 × 1 को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसी 111 को हम 2 बार लिखें तो वो एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा। तो इसलिए 6th 1 भी एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए फाइनल स्टेट बनेगा। अब यहाँ पे 7 × 1 एक्सेप्ट हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी नहीं बन सकता। तो 7th 1 के लिए हम फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब आपका टोटल 8 1s निकल करके आएगा। 8 1s एक्सेप्ट होगा, देखते हैं। अगर मैं इस 3 वाले 1 को लिखूं एक बारी, और ये 5 × 1 को एक बारी लिखूं, तो दोनों का कॉन्केट्रिनेशन तो 8 1s को ले ही आएगा, मतलब कि 8 1s एक्सेप्ट होने चाहिए। तो 8 1s को हमने एक्सेप्ट करवाया। अब 9 1s एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, अब यही करते रह जाए क्या, ऐसे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें। तो यस, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि 8 1s आपके होंगे। ठीक है, अब 8 1s के बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। और अब इसका 1 का लूप बना दो, क्योंकि 8 1 से ज्यादा अगर 9 1 आएंगे तो इसको 3 बार लिख दो, 10 1 आएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 वाले को 2 बार लिख दो। ठीक है, 11 1s आएंगे तो कुछ भी अब कॉम्बिनेशन होगा 9 या 9 से ज्यादा, वो सारे एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों इन सारे कॉम्बिनेशन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि टोटल 9 स्टेट्स ओनली रिक्वायर्ड मिनिमल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वाई आफ्टर 5th इट बिकम्स फाइनल स्टेट, 5th के बाद फाइनल स्टेट क्यों बना, देखो ये आपका एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए, सिंगल वन नहीं, डबल वन नहीं, ट्रिपल वन होना चाहिए, 4 1 होना चाहिए, 4 1 होना चाहिए, 5 1 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि या तो 1 एक्सेप्ट होगा, या तो 5 × 1 भी एक्सेप्ट हो सकता है। इसलिए 5 × 1 को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर फाइनल स्टेट बना, राइट। और इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, यानी कि ये 3 लेंथ का, ये 5 लेंथ का है, तो 3 + 5 8 लेंथ का भी एक्सेप्ट होगा। और 3 लेंथ को अगर 2 बार लिखोगे तो 6 लेंथ का भी एक्सेप्ट होगा। इसको अगर 2 बार लिखोगे तो 10th लेंथ का भी एक्सेप्ट होगा। समझ रहे हो? तो व्हाट इज द शॉर्टकट ट्रिक टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो शॉर्टकट ट्रिक यही है कि ये 3 लेंथ का है, ये 5 लेंथ का है। ठीक है, तो 3 + 5 = 8, और 8 यहाँ पर लेंथ बनकर आई है, उससे एक ज्यादा होगा स्टेट्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डीएफए में n+1 स्टेट्स होते हैं। n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज 8, कॉम्बिनेशन के बाद n+1 दैट इज टोटल नंबर के 9 स्टेट्स विल बी द राइट आंसर। एप्सिलॉन का मतलब कुछ नहीं, कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड, पर वो है कुछ नहीं। ठीक है, तो क्लीन क्लोजर का मतलब ये है
कि अगर आप कोई भी वन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन ये वाला, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ओके, इसमें तो बस इतना ही था कि आपको बताना है कि ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो ए है, यहाँ से स्टार्टिंग हम ए से करते हैं और यहाँ पे 2 बार बी को हमने विजिट किया, फिर हमने एक ए लिया, फिर बी लिया और फिर ये ए आ गया, तो लास्टली हम फाइनल स्टेट पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्सेप्ट होगा। पर अगर मैं वी की बात करूं तो बी ए बी स्टार्टिंग यहीं से करना है, तो बी ए बी ये इनिशियल स्टेट पे आ रहा है, दैट मीन्स कि एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फाइनल स्टेट पे आता है वही एक्सेप्ट होता है। अगर थर्ड वाले की बात करें ए बी बी, तो ए बी बी ये भी इनिशियल पे आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, ये मुझे बताइए कि ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये क्लियर हुआ है तो मुझे ये बताइए कि इसको कितने मिनिमल डीएफए लगेंगे। जैसे कि उसको मैंने पूछा था कि उसमें मिनिमल डीएफए कितने लगेंगे, वैसे इसमें कितने लगेंगे? देखो, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, वन नहीं होगा, डबल वन होगा, ट्रिपल वन होगा, 4 टाइम्स वन भी होगा, 5 टाइम्स वन भी होगा, 6 टाइम्स वन भी होगा, 7 टाइम्स वन भी हो सकता है, बिल्कुल 8 टाइम्स वन भी होगा। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपका एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल वन नहीं हो रहा, डबल वन हो रहा है, ठीक है, ट्रिपल वन भी हो रहा है, उसके बाद सारे तो हो ही रहे हैं, तो मैं आगे क्यों बढ़ूं? आगे क्यों बढ़ूं फिर? क्यों फिर 6 स्टेट की जरूरत है? आप देख सकते हो यहाँ पर कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, वन नहीं हो रहा, तो ठीक है, डबल वन हो रहा है, पर डबल वन के बाद सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, ऐसा कौन सा होगा जो एक्सेप्ट नहीं होगा? ठीक है, आपको उस स्ट्रिंग का लेंथ बताना है जो एक्सेप्ट नहीं होगा। 3 लेंथ का हो रहा है, 4 लेंथ का हो रहा है, 5 का भी हो रहा है, 6 का भी हो रहा है, 7 का हो रहा है, 1 का तो नहीं होगा, तो वो तो इंक्लूड किया ही है। 8 का होगा, 8 का भी होगा, 9 का भी होगा, 10 का भी होगा, 11 का भी होगा, सारे यहाँ पर हो रहे हैं एक्सेप्ट, तो हम क्यों आगे बढ़े? तो ये तो इसी में काम खत्म हो गया ना इसका, राइट? तो राइट आंसर इज 3। इस केस में 3 होगा इसका आंसर। क्यों होगा इसका आंसर 3? पहले वाले में तो मैंने ऐसा बताया था कि इसका लेंथ 3 होगा, इसका लेंथ 5 है, तो दोनों का कलेक्टिव लेना है और फिर वैसा करके बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसे भी नंबर्स थे जो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, राइट? और यहाँ पर 1 के बाद कोई भी ऐसा स्ट्रिंग का लेंथ नहीं था जो एक्सेप्ट ना हो रहा हो, तो हम फालतू में स्टेट्स क्यों बनाएंगे? इसीलिए इन दोनों में मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग कौन है? 3। तो मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग 3 है, ठीक है, और मिनिमम लेंथ का क्या है? 2 है। तो जो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग होता है उसको +1 यहाँ पर हम करेंगे, तो n+1 स्टेट्स इज द राइट आंसर हियर ऑल्सो, दैट इज 3 स्टेट। बोथ ऑड है, यहाँ इवन एंड ऑड दोनों है, ऐसा भी कोई लॉजिक हो सकता है मैम? दोनों ऑड है यहाँ पर, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं कि दोनों ऑड है और यहाँ पे इवन और ऑड है, तो यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं होता है, वो डिफरेंट लॉजिक है। अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉजिक जो मेन था वो ये था कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे थे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, दैट इज वाई हमें इसको पूरा बनाना पड़ा। पर एक टाइम पे ये भी आकर ऐसा बोलने लग गए कि नहीं हम सारे लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो जब तक ये ना बोलने लग जाए तब तक हमें रुकना नहीं है, बनाते रहना है, ठीक है? तो ऐसा कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है कि इवन ऑड होगा तो ही होगा, राइट? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो आपको बताना है कि एल ऑफ पी और एल ऑफ क्यू का इंटरसेक्शन, यानी कि ये पी मशीन है, ये क्यू मशीन है, इन दोनों के लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कौन सा मशीन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसके लिए ज्यादा टाइम अलॉट कर रही हूँ।
37% लोगों का सही है। अनीशा, प्रियांशी, श्वेता, प्रीति, सुचिस्मिता, वसीम, विजय। ठीक है, सिर्फ इतने लोगों का ही सही है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वेरी गुड। सो द आंसर इज ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। तो यहां पर आप देखो कि जो लैंग्वेज ऑफ पी है और लैंग्वेज ऑफ क्यू दोनों में कॉमन बात क्या है, इसमें भी हम ए और ए पे मूव कर रहे हैं, तो डबल ए को यहाँ पे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे भी हम डबल ए और डबल ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब बहुत साफ है यहाँ पर कि ए और ए का आ रहा है यहाँ पर ट्रांजिशन, डबल ए रिपीटेड आ रही है, और यहाँ पे भी डबल ए रिपीटेड आ रही है। यू कैन सी दैट, यहाँ से ये भी स्टार्टिंग ए से कर रहा है, ये भी स्टार्टिंग ए से कर रहा है, फिर ए के बाद यहाँ पे ये ए एक्सेप्ट हो रहा है, फिर इस ए के बाद यहाँ पे ये ए एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। तो द कॉमन पार्ट इज ए, है ना। तो यहाँ पर कौन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल ए लिया, पर सिंगल ए के बाद दूसरा ए हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, बल्कि ये ऐसे होना चाहिए था। तो सिंगल ए ही एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए नहीं हो रहा। यहाँ पे भी देखो ए गया मिला, फिर दूसरा ए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे भी, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक ए आया और ये डबल ए अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सबको विजिबल है? एनी डाउट यहां तक? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें आपको बताना, पर इससे पहले हम एक टॉपिक करते हैं, दैट मीन्स कि एनएफए कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं, कि एनएफए का कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है। ठीक है, बीच बीच में कंसेप्ट भी देखेंगे। तो एनएफए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डीएफए का कॉम्प्लीमेंट देखा था, फिर डीएफए का रिवर्सल देखा था, वैसे ही अब हम एनएफए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो दिस टाइम जो लैंग्वेज होगा जो एक्सेप्ट करेगा एनएफए वो होगा एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन को अगर एक्सेप्ट करना है और इनपुट अल्फाबेट आपका क्या है, तो दिस टाइम ऑल्सो हम इनपुट अल्फाबेट को ए कॉमा बी ही लेते हैं। ठीक है, पर हमें तो सिर्फ एप्सिलॉन से मतलब है। तो एप्सिलॉन को अगर एक्सेप्ट कराना होगा तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट बन जाएगा। पर ये क्योंकि अब ए और बी पे भी तो मूव करना होगा ना, तो ए और बी पे मूव कर लेते हैं ऐसे एक और स्टेट बना करके, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने ए और बी पे मूव किया और ये ए कॉमा बी है। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा एनएफए बना दिया जो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ए और बी की भी इन्वॉल्वमेंट हमने दे दी। ठीक है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बनकर आएगा, जैसे कि मैंने डीएफए में आपको बताया था कि जो इनिशियल होता है, जो नॉन फाइनल होता है वो फाइनल बन जाता है, जो फाइनल होता है वो नॉन फाइनल बन जाता है। तो ये फाइनल है तो इसको नॉन फाइनल बना देते हैं, और ये आपका नॉन फाइनल है तो इसको फाइनल बना देते हैं। ठीक है, बाकी ट्रांजिशन तो सेम ही रहेंगी। तो अब ये क्या एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसका लैंग्वेज क्या होगा, आप लोग मुझे बता सकते हो। ये सिंगल ए और सिंगल बी को तो जनरेट करेगा, या तो सिंगल ए को या तो सिंगल बी को यहां पर जनरेट करना। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज जनरेटिंग ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर, नॉट क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर तब होता जब ये एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करता, पर एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा ना यहाँ पे। यहाँ पे आपको जबरदस्ती एक ए या फिर एक बी को एक्सेप्ट करवाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अगर एक ए और एक बी को एक्सेप्ट करवाना है तो ये उसका पॉजिटिव क्लोजर हो गया। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए। क्लियर है सभी को? एनी डाउट यहां तक? तो ये अपना एक कंसेप्ट हमारा हुआ। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसी ही चीजें, गुड आफ्टरनून, कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाला ही थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको यूज करना है, कि अगर फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स को हम यहाँ पर एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या होगा, लाइक दिस करके।
तो ये आपकी फ्री क्लास चल रही है अभी, है ना। शाम को आपको 8:30 PM पे प्लस क्लास भी है, वहां पे ज्वाइन करना है। ओके। while counting minimum number of states in NFA, dead state also counted। NFA में डेड स्टेट तो होता ही नहीं है दिव्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट को हम डीएफए में इंटरचेंज कर दें तो कौन सा यहाँ पर होगा, ऐसा ऐसा करके बोला गया। दिस इज डीएफए। डीएफए कैसे कैसे पता चला, क्योंकि ये भी ए पे भी मूव कर रहा है, बी पे भी मूव कर रहा है, ये भी ए मूव पे मूव कर रहा है, बी पे मूव कर रहा है, ये भी ए पे और बी पे मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज डीएफए। और कोई एब्सलेंट ट्रांजिशन नहीं है, कोई मल्टीपल मूव्स नहीं है फॉर अ सिंगल इनपुट। तो अब देखते हैं इसको एक्सचेंज कर करके। मैंने इस नॉन फाइनल दोनों को, नॉन फाइनल को फाइनल बना दिया और फाइनल को नॉन फाइनल बना दिया, और सारे ट्रांजिशन सेम है। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स जो भी होंगी वो ए और बी से एंड होगी ही होगी। स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए बी कोई एक्सेप्ट करवा रहा है। कैसे, देखो सिंगल ए बी आपका जनरेट हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते हो तो भी ये जनरेट होगा। ठीक है, ए लिखा और एनी टाइम्स ऑफ ए और फिर बी, इट इज ऑल्सो एंडिंग विद ए बी। तो ये डीएफए किसको बता रहे हैं, स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए बी। और अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो क्या बोलेगा, स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट एंड विद ए बी। जैसे कि ये, अब देखो क्या ये ए बी से एंड करेगा, कभी भी नहीं करेगा। देखो ए बी, ये देखो फाइनल स्टेट पे नहीं है ये, इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सिंपल था। तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए का एक आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को, दिस इज नॉट एनएफए। ठीक है, तो यस मेरा अभी एक ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 25 अक्टूबर को, यानी कि परसों को इसका पहला सेशन हुआ था। आज इसका दूसरा सेशन है 8:30 PM पे। सबको ज्वाइन करना है, कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है जिसमें कि पूरा सिलेबस कवर हो रहा है गेट एग्जाम का। एट द एंड आपको 5 यूनिट बुक्स मिलेंगे हर एक टॉपिक के, ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह जो भी है, और रिवीजन बुक्स भी आपको मिलेंगे इसके, जिसमें कि टोटल 15 से 20 सिंगल रिवीजन पेजेस होंगे, और उसमें आप आसानी से 15 से 20 पेजेस में इस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे। तो अभी तो इसका कंप्लीट कोर्स चल रहा है, पहले कंप्लीट देखना पड़ेगा तभी आप रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो यस, ये अपकमिंग कोर्सेस हैं। अपकमिंग कोर्सेस यहाँ पर है आपके, जो अभी तो ये है, ऐसा देखो इसको, इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटाबेसेस वगैरह जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीएफए में पूछना था। डीएफए में, ओके, डीएफए में डेड स्टेट होगा तो उसको भी मिनिमल में काउंट करोगे। द फॉलोइंग डीएफए एक्सेप्ट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 दैट, ये बताना है आपको। ओके, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैंने पोलिंग तो ऑन ही नहीं की है। ठीक है, 1 सेकेंड। थर्टी 39% लोगों का सही है, वेरी गुड। बाकी जो 61% लोग हैं उनका क्यों नहीं सही है।
आपको बताना है कि ये डीएफए क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं बिगिन विद, या तो वो 0 से भी बिगिन कर सकता है या तो 1 से भी। हाँ, 1 से भी बिगिन कर सकता है, 0 से भी कर सकता है, बिल्कुल सही है, पर पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर चाहे तो 1 को स्किप भी कर सकता है। ठीक है, तो इधर या तो 0 से बिगिन होगा या तो 1 से बिगिन होगा। एंड विद 0, सिंगल 0 से तो एंड नहीं हो रहा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि ये डबल 0 से एंड होगा, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर ये 0 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसको लिए आप इस तक नहीं पहुंच सकते हो। फिर ये आपको 0 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डबल 0 तो लेना ही पड़ रहा है, इसकी एंडिंग इससे हो रही है, और फिर यहाँ पे भी बहुत सारे जीरोज ही हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी क्यों नहीं होगा? यहाँ पे सब स्ट्रिंग डबल 0 दे रखा है। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लूप आपका लगा हुआ है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। आप इसको स्किप भी कर सकते हो ना, तो इसलिए इसको हम मैंडेटरी पार्ट नहीं ले रहे हैं। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 का लूप है यहाँ पर। अगर 1 का लूप नहीं होता तो फिर इसका आंसर। अच्छा, एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर 1 होगा भी तो भी क्या प्रॉब्लम है? स्टार्टिंग 1 से हो रही है, 1 0 0, एंडिंग तो 0 से ही होगी ना। एंडिंग तो 0 से ही होगी, राइट? एंडिंग तो 0 से ही होगी, तो वो सब स्ट्रिंग कैसे होगा काउंट? सब स्ट्रिंग 0, सब स्ट्रिंग क्या होता है कि वो बीचों बीच में आ रही है, लाइक दिस, जो भी है। मैम लूप से 0 और भी ले सकते हैं, लूप से हाँ 0 और भी ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट मैंडेटरी पार्ट, दिस इज नॉट मैंडेटरी पार्ट, क्योंकि ये तो एप्सिलॉन भी हो सकता है लूप तो। पर मैंडेटरी पार्ट ये दोनों तो है, इनको तो मैंडेटरी लेना ही लेना है, इसको हम नहीं कर सकते। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपका 1 होता ना, अगर यहाँ पे आपके लूप में 1 होता तो आप बोलते कि अच्छा ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फिर वो क्या करता कि 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 ऐसा टाइप का स्ट्रिंग जनरेट कर पाता, तब हम बोलते कि हाँ ये सब स्ट्रिंग है। क्लियर है? एनी डाउट? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि कितने स्टेट्स लगेंगे। तो 50% लोगों का सही है और 50% लोगों का गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख लीजिए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर आपको बोल रखा है कि एक लैंग्वेज है जिसका डेफिनेशन है ओवर इनपुट अल्फाबेट ए, कि ये लैंग्वेज होगा ए की पावर एन के, जहाँ पे के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर का कांस्टेंट है। तो कितने मिनिमम स्टेट्स लगेंगे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने में? तो लेट सपोज मान लेते कि एन की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 के, ठीक है, और जहां पे के इज ग्रेटर देन 0। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकती? के जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब कि 1 होगा मिनिमम, तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? ये दोनों बिल्कुल इक्वल चीजें हैं कि के 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा क्या होता है? 1 होता है, तो के शुड बी इक्वल टू 1 और मोर देन दैट। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका डीएफए कैसे बनेगा? यहाँ पर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि k की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, तो a की पावर 3 हो जाएगा, 1 से बड़ी हो सकती है तो a की पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी कि a के मल्टीपल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब कि आपका ट्रिपल ए मैंडेटरी है यहाँ पर एक्सेप्ट करवाना।
तो ट्रिपल ए को एक्सेप्ट कराना होगा, यानी कि 4 स्टेट्स तो लगेंगे, है ना। और फिर हमें ए की पावर 6 को एक्सेप्ट करवाना है, तो ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करवा दिया। अब यहाँ पे ट्रिपल ए हमें मिल गया, हमें एक और बार ट्रिपल ए चाहिए क्योंकि टोटल 6 ए को एक्सेप्ट कराना है। तो अब मुझे इसके बाद ट्रिपल ए ला करके कौन देगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस एक पे गई और ये 4th ए हमें मिल गया यहाँ से, और 2 ए ला करके कौन देगा, ये वाला स्टेट, तो यहाँ पे हम चले गए, तो ए की पावर 6 भी एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब कि सारे यहाँ पर ए की पावर 3 वाले स्टेट्स हो जाएंगे एक्सेप्ट, और 4 स्टेट लग रहे हैं। सो एन की वैल्यू 3 थी, और 3 + 1 4 स्टेट विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स कि n + 1 स्टेट्स लगेंगे। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती तो क्या होता, a की पावर 2 के, जहां पे k इज ग्रेटर देन 0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 होगी तो a की पावर 2, 3 होगी, सॉरी 2 होगी तो 4, 3 होगी तो 6, एंड लाइक सो ऑन। तो इसमें हमें डबल a को तो एक्सेप्ट कराना ही होता, पक्का पक्की बात है। फिर उसके बाद मुझे a की पावर 4 को एक्सेप्ट कराना है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे डबल ए एक्सेप्ट हो गया, सिंगल ए लेकर के हम यहाँ पे जाएंगे, और ये डबल ए, ट्रिपल ए, 4 ए, देखो अब ये जो होगा वो एनी नंबर ऑफ एस को जनरेट करेगा जिसका पावर 2 के पावर में चल रहा हो, ठीक है, सॉरी जो 2 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर ये आपका a की पावर 2 k के लिए होगा, तो वहां पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 + 1 3 स्टेट्स लग रहे हैं, तो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 2 मैंने आपको बता दिया यहाँ पे तरीके कि किस तरीके इसका आंसर n + 1 होगा। क्लियर है, एनी डाउट यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, कोई डाउट तो नहीं है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें कि हमने बहुत सारे डीएफए और एनएफए के क्वेश्चंस देखे, और इसी तरीके से आपके सेशंस होते हैं अनअकैडमी प्लस पे। और अनअकैडमी प्लस पे अभी मैं कंप्यूटर नेटवर्क ले रही हूँ, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप बिल्कुल पता कर लीजिए और इस कोर्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि अगेन गेट एग्जाम के कुछ ही दिन रह गए हैं, आई थिंक हार्डली 3 to 4 मंथ्स रह गए हैं, और उसमें प्रिपरेशन आपको बहुत ही दमदार करनी है। अब वो दमदार प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, तो अनअकैडमी प्लस से बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वहां पे आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है, वहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। मोटिवेशन से देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज की 8 घंटे पढ़ो एक दिन में, तो आप शायद आज ताजा हो तो कर लोगे कि हाँ भाई मैम ने बोला है तो कर लेते हैं, पर कल वही बहुत ही बोरियत लगने लगेगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो तभी हो पाएगा जब लगातार आपको एक टाइम टेबल मिले सेशंस का, कि हाँ भाई आज ये सेशन को देखना है तो जाना है। जैसे कि आज क्लास थी, आप लोग आए, आप लोग पढ़े, आपका टाइम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इन्वेस्ट हुआ। तो टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मनी की इन्वेस्टमेंट तो करोगे आज तो वो आपको बहुत मेनी टाइम्स मिलेगा, ठीक है। अभी आपको ये इन्वेस्टमेंट लग रही है कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा कॉस्ट है, हम तो नहीं कर पाएंगे, बट अभी ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको मिलने वाली है लाइफ में, आपके करियर में, वो आप नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ आधी चीजों को सोच करके चल रहे हो, ठीक है। यस बिल्कुल, यूजीसी नेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आधी चीजों को सोचकर ना चलें। जो डिस्काउंट्स आप पढ़ाई में देख रहे हो वो डिस्काउंट्स आप कहीं और जाकर देखें, क्योंकि डिस्काउंट पढ़ाई में मत देखो। नॉलेज का डिस्काउंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नॉलेज में कोई डिस्काउंट नहीं होनी चाहिए, और नॉलेज आपको जहां से मिल रहे हैं वहां से आपको चीजें ले लेनी चाहिए। जैसे अनअकैडमी प्लस में आपको बहुत नॉलेज इंप्रूव होगी, एक बार ज्वाइन करके देखिए। तो मैं आपको बोलती हूँ कि 1 मंथ लो, 3 मंथ लो, आपको ट्राई करना है। आप ट्राई क्यों कर रहे हो, ट्राई मत कीजिए 1 मंथ लेकर के अपना क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं। 1 मंथ बहुत ही कम टाइम होता है, आप एटलीस्ट 3 मंथ्स लो। मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट 1 मंथ का लेकर के आता है उसको और भी चाहिए होता है, वो बोलते हैं कि मैडम मुझे एक्सटेंड करना है, वहां पे जाकर के वो फंस जाता है। तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का लो, क्योंकि 1 मंथ में कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कोर्सेस हैं मेरे बहुत सारे आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पहले के कोर्सेस आप नहीं देख सकते हो, जो पहले के मिस हो गए वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारा कंटेंट है, आपको पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे।
अगर आपको सब्सक्रिप्शन से पहले देखना है कि हाँ भाई कहाँ है वो सारा कंटेंट, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो प्राइवेटली। कहाँ पे? जैसे कि आप अनअकैडमी के साइट पे जाओगे, आपको देखा जाएगा कि इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं और इतने कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसे आप सब्सक्रिप्शन लोगे आप उनकी वीडियोस को देख पाओगे, राइट। तो वो देख सकते हो, आप मेरे प्रोफाइल पे भी जाके देख सकते हो। देखो, दो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, प्लस और आइकॉनिक है। मैं नहीं बोलूंगी आपको कि प्लस मत लो, आइकॉनिक ही अच्छा है। मैं आपको ये बोलूंगी यार दोनों अच्छा है, कोई तो लो। प्लस भी अच्छा है, आइकॉनिक भी अच्छा है। आइकॉनिक उसके लिए अच्छा है जिसको अपने अंदर वो जज्बा नहीं दिखता है कि हाँ भी डिमोटिवेट हो जाता है बहुत जल्दी, डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं, उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उस बंदे के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है, जो डाउट्स पूछता है। उसके लिए नहीं कि बस जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लिया, डाउट्स नहीं आ रहे हैं आपको। अगर माइंड में बहुत डाउट्स आ रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, पर्सनल कोच हमेशा आपके साथ रहेगा। पर मैं ये नहीं बोलती कि प्लस मत लो। प्लस तो यार बहुत अच्छा है, ठीक है, वहां पे भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी। आइकॉनिक में तो प्लस का भी एडवांटेज है, तो इट इज लाइक डबल डोज। तो देखिए, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं नहीं बोलती आपको कि यार आप 1 मंथ लो, 1 मंथ में ट्राई करो, आपका मनी वेस्ट होगा, और आपका मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स से मनी मांगना स्टडी करने के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी ज्यादा हेक्टिक होता है पेरेंट्स के लिए भी, कि अब कितना पैसा दें यार, इन्वेस्ट करें पढ़ाई में। पर एक बात तो ये भी है ना कि अगर आपके पेरेंट्स ने बीटेक डिग्री में इन्वेस्ट किया है जहां से आपको कोई जॉब नहीं मिली है, यहाँ पे तो पक्का है कि जॉब मिलेगी, क्योंकि नॉलेज बहुत इंप्रूव होने वाली है, और इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है कि आप सोचो कि यार इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से आपको नॉलेज मिल रही है। फ्री क्लासेस में अगर इतनी मिल रही है तो प्लस क्लास में तो उससे डबल ही होगी। तो यहाँ पर 1 मंथ आप बिल्कुल मत लीजिए, आप 1 मंथ बिल्कुल मत लें, 3 मंथ्स का लें कम से कम, क्योंकि गेट एग्जाम के 3 मंथ्स रह गए हैं, और 3 मंथ्स में आप सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। जब एक स्टूडेंट सब्सक्राइब करता है उसके बाद में उसको पूरा टाइम टेबल शेयर करती हूँ स्ट्रेटेजी के साथ, कि आपको किस तरीके से आप पढ़ना है, सो दैट कि आप गेट एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। तो वो 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी उनके साथ शेयर होगी, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिए, सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। उसके साथ साथ आपको 63 गेट बुक्स भी मिला जाएगा, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसके लिए बेहतरीन है जो पीएसयूज एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी कोर्सेज रिक्वायरमेंट करते हैं, जो बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहती कि पीएसयूज एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर लोगे, वो तो गेट से भी टफ होता है, तो ऑब्वियसली उनको भी वही सेम रिक्वायरमेंट देनी है जो गेट एग्जाम की है। तो उसके भी कोर्सेस आते हैं, तो आप 6 मंथ ले सकते हो, उसमें आपको 103 गेट बुक मिलेंगे, पीएसयूज के बुक भी मिलेंगे। और जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, उसमें आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों में 1 ईयर, 1.5 और 2 इयर्स, ये तीनों प्लान में आपको ये दोनों बेनिफिट मिलने वाले हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के साथ भी। ये था प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में, कि अगर आप प्लस को चूज करते हो तो। और देख सकते हैं कि कितना कम कॉस्ट, आई थिंक आपने कहीं नहीं सुना हो कि गेट एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से आप इतने कम कॉस्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। और पीएसयूज की अगर साथ में बात करें तो इतने कम कॉस्ट में, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा जो इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा होगा। डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एसआरपी बुक्स, अनलिमिटेड एसआरपी बुक्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं, अनलिमिटेड सिंगल रिवीजन पेजेस। आई डोंट थिंक सो कि ये बेनिफिट कहीं और मिलेगा। पर ये सारे बेनिफिट्स जो एक्स्ट्रा मैंने लिखे हैं वो आपको तभी मिल सकते हैं जब आप हेलो सोनू 01 रेफरल कोड यूज करते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट इस हेलो सोनू 01 रेफरल कोड से मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट के बाद ये कॉस्ट हो जाएंगी, और ये डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है, साथ ही साथ ये आपको बुक्स भी दे रहा है और प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है। आइकॉनिक को अगर आप चूज करते हो तो आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो टारगेट रखेगा कि आपके मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अगर आप मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हो ना, दैट मीन्स कि गेट एग्जाम आपका क्रैक हो गया, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फीलिंग द रिजल्ट इन योर होम जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी।
तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच ऑलवेज अवेलेबल होगा, फोन पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, कभी भी किसी भी वक्त आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। वो पर्सनली आपके प्रोफाइल को रिव्यू करेगा, ठीक है, पर्सनली आपके टेस्ट को एनालाइज करेगा, आपके लिए टाइम टेबल तैयार करेगा, एवरीथिंग वो आपके लिए करेगा। तो 1 ईयर का अगर आप प्लान लेते हो तो इतना लग रहा है, 10% डिस्काउंट के बाद यूजिंग दिस कोड ये कॉस्ट इतनी हो जाएगी। तो अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि मैडम बेस्ट प्लान क्या है, बहुत कंफ्यूज हैं, तो बेस्ट प्लान में उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि 1 ईयर का आइकॉनिक लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक में प्लस का बेनिफिट भी है और पर्सनल कोच भी है, जो ये टारगेट रखता है कि आपके मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आएंगे ही। तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट श्योर है, ये बात है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि डिग्रीज लेने के बाद भी अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो फिर क्या मतलब है वो डिग्री का भी, जिसने 4 लाख 5 लाख आपके इन्वेस्ट कर लिए हो, राइट। अभी उसी में थोड़ा सा ये वैल्यू एडिशन होगा, ये इन्वेस्टमेंट, और आपकी जॉब पक्की होगी, क्योंकि नॉलेज तो यहाँ पे बहुत आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सोचिएगा, विचार कीजिएगा, आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके बारे में ही है। इतना मैं बोल रही हूँ, इतना मैं इतनी दिन से मैं शेयर कर रही हूँ, काफी दिनों से, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में वो है पावर, और वो आते हैं, प्लस में पढ़ते हैं, रेगुलर शेड्यूल को फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं, प्लस को ज्वाइन करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो उनमें काफी मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है, और वो चीज एक्सपीरियंस्ड है मेरी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप भी प्लस को ज्वाइन करते हो, आपकी भी जो नॉलेज की पावर होगी वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है। बस ये आपका है कि आपका कॉल है कि आप कब इस चीज को समझेंगे और इस चीज को अप्लाई करेंगे। बाकी कॉस्ट कम है, अगर कॉस्ट ज्यादा भी लग रही है आप लोगों को तो आप डेफिनेटली चीजों को इन्वेस्ट करने में आपको लगता है ईएमआई ऑप्शन वगैरह आप ले सकते हैं। बाकी पर्सनल कोच कैसे होंगे, कौन होगा, तो वहां पे मैं आपको इनका चेहरा दिखाना चाहती हूँ, दैट इज अश्वनी लोहानी, जो सीईओ है जीएमआर ग्रुप के। तो ऐसे ऐसे पर्सनालिटी आपको पर्सनली हैंडल करेंगे। आप इमेजिन करो कि एक इंसान जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो आपसे पर्सनली बात करेगा, आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। आई मीन इससे बड़ी बात क्या होगी। तो वो तो बंदा, आप उसके अंडर पे रहोगे, आई थिंक आपकी जॉब तो पक्की ही है, आप समझ लो अब, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी की। आई थिंक आपको किसी भी कॉस्ट में इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने लिख दिया और कि क्या क्या बेनिफिट्स है, मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है ऑब्वियसली। और 103 गेट बुक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स जो बुक्स हैं वो मिलेंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलेगा इन सारे प्लान के साथ, और 6 मंथ प्लान के साथ आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और 3 मंथ प्लान में आपको 63 बुक्स मिलेंगे, ठीक है। और एसआरपी का डेमो आप देख सकते हैं, तो ये एसआरपी का डेमो है, जिसमें कि एक ही पेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करती हूँ। तो ऐसे एसआरपी बुक्स आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें कि एक सब्जेक्ट को आप 15 से 20 पेज में रिवाइज कर पाओगे, राइट। तो ये पूरा आपको मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड HelloSonu01। थैंक यू सो मच।